Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius and today we are going to talk about link reaction और ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट किस चीज़ का, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ हो रही है उसको बदल के दूसरा चीज़ करना, राइट, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। सो किस चीज़ का ट्रांजिशन, तो हमने क्या देखा लास्ट वीडियो में कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। एंड वी नो फॉर पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में जाती है एंड देन क्रेब साइकिल रन होता है। तो दिस क्रेब साइकिल और ये ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट को बनना, ये दोनों एक बहुत बड़े बड़े प्रोसेस है और इनको जोड़ने वाला जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। सो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, इन दोनों के बीच में एक लिंक रिएक्शन होती है और ट्रांजिशन स्टेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें क्या होता है, पायरुवेट चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड चेंज हो जाती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, लिंक रिएक्शन होता है कैसे और उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो नीट में हमने पढ़ा था लिंक रिएक्शन, राइट। लिंक रिएक्शन क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम होगी, राइट, एसिटाइल कोएंजाइम सॉरी पायरुविक एसिड होगा और चेंज हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, राइट। और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, यानी कि इसमें से एक कार्बन बाहर निकल जाएगी और जो एंजाइम इसको कराता है उसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, राइट, वो एंजाइम था। और यहाँ पे हमारे पास NADH सिंथेसाइज होता है, राइट। तो एक एनर्जी भी बनती है। सो पूरा इसमें पढ़ना क्या है हमें कि पायरुवेट लेना है, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है और उसमें जो एंजाइम यूज होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन का होता है तो एक कार्बन बाहर निकल जाएगी, राइट, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और एक NADH सिंथेसाइज होता है। सो इट ऑल्सो गिविंग यू एनर्जी, इट इज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू द डिजायरेबल प्रोडक्ट जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही क्रेब साइकिल में जाएगा, उसके बाद फैट सिंथेसिस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। धीरे धीरे जब हम मेटाबॉलिज्म में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। चलो ना, तो हम कहाँ पे थे, हमारे लिंक रिएक्शन में हम थे कि पायरुवेट हमने बना लिया था। लास्ट वीडियो में हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज से क्या बनाया था, पायरुवेट बनाया था, राइट, थ्रू द ग्लाइकोलिसिस। नाउ अब क्या होता है, ये जो पायरुवेट है ना, ये है थे साइटोसोल में, यानी कि जितने भी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस थे वो कहाँ पे हो रहे थे, साइटोसोल में हो रहे थे। तभी तो आरबीसी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, ग्लाइकोलिसिस। क्यों, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, राइट। सो साइटोसोल में क्या प्रेजेंट है हमारा, पायरुवेट। पायरुवेट किधर गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये रहा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन होगी जो पायरुवेट को अंदर लेने में मदद करेगी। सो वंस द पायरुवेट गोज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो हमने नीट में पढ़ा था ना कि ये पायरुवेट है, राइट। पायरुवेट से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था ना पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एक्चुअली डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सिर्फ एक एंजाइम नहीं होता, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 एंजाइम्स। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 एंजाइम्स, राइट। वो ये देखो, पायरुवेट एक फर्स्ट एंजाइम, सेकंड एंजाइम, 3 एंजाइम एंड थर्ड एंजाइम। सो ये तीनों एंजाइम को मिला के क्या बनता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम क्या होता है, PDC, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ अब ये तीनों एंजाइम्स 3 इंपॉर्टेंट काम करते हैं, राइट। एक कुछ और करेगा, एक कुछ और करेगा, एक कुछ और करेगा, और इन तीनों से जो रिलेटेड चीज़ निकलती है ना, वो क्या क्या होती है, एसिटाइल कोएंजाइम में NADH, राइट। सो ये दोनों प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना है, बताता हूँ थोड़ी देर में क्या क्या होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या निकलेंगे हमारे, एक NADH निकलेगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकलेगा एंड देयर इज अनदर बाई प्रोडक्ट विच इज CO2। जो बाई प्रोडक्ट पहला हमारा कार्बन CO2 निकलता है ना, वो यहीं पे निकलता है, लिंक रिएक्शन में निकलता है, ठीक है। चलो, सो साइटोसोल एंड मैट्रिक्स, पायरुवेट कम इनसाइड द मैट्रिक्स जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। नाउ 3 कार्बन कंपाउंड को पहले हम क्या करते हैं, काट देते हैं और उसको बना देते हैं 2 कार्बन कंपाउंड। और उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो फर्स्ट एंजाइम जिसका नाम डीकार्बोक्सिलेज नहीं है, उसका नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सी, ये कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं लिखा, कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, सी हेयर इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या लिखा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, राइट। बट ये कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम से मिलकर बनता है, तो उसमें पहला जो एंजाइम है उसका नाम खुद ही पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रही है ना आपको, ऐसे मैंने जो बॉक्स में बनाया ब्लू कलर के, ये क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, राइट। और इसके अंदर कौन सा क्या प्रेजेंट होता है, तो TPP। जब आप विटामिन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि TPP क्या है, थायमिन
पायरोफॉस्फेट, राइट। सी TPP, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने किसी को नोट्स दिया था, उसने ये लिखा है, ठीक है। मुझे तो पता था ये विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B2 होता है ये नॉर्मली, विटामिन B2 है ये, थायमिन, सॉरी B2 बोल रहा हूँ, B2 तो राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B1, विटामिन B1 इज थायमिन एंड विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, ठीक है। B2 राइबोफ्लेविन, ये तो थायमिन B1 होता है। सो TPP का मतलब क्या होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। सो वी हैव TPP जो कि थायमिन पायरोफॉस्फेट है। ये थायमिन पायरोफॉस्फेट क्या करता है, इसमें से 2 कार्बन ऐसे निकाल लेगा। सी दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो इसमें कार्बन 1 2 3 है, इसने क्या किया, TPP ने 2 कार्बन इधर से स्नैच कर लिया। सो 2 कार्बन, इट टेक्स 2 कार्बन एंड इट्स बिकम TPP एंड 2 कार्बन, राइट। डायग्राम ऐसे बनाना, ठीक है। तो इट स्नैचेस 2 कार्बन। अब 2 कार्बन इसने निकाल लिया, तो एक जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, इट विल रिमूव आउट एज अ CO2। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रिमूव होता है, CO2, राइट। नाउ अब देखो सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो हमारा थायमिन पायरोफॉस्फेट के साथ जो 2 कार्बन लगा पड़ा है उसको दूसरा एंजाइम क्या करता है, निकाल लेता है। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, लिपोएट, राइट, लिपोएट। और लिपोएट के साथ 2 सल्फर ग्रुप एड्स होते हैं। सो दिस इज लिपोएट एंजाइम, और इसके साथ सल्फर ग्रुप ऐड होता है जो कि ऐसा और ऐसा ऐसा होता है। सो इट इज अ रिंग फॉर्म। सो लिपोएट इज फॉर्मिंग अ रिंग विद द 2 सल्फर्स, राइट। यानी कि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म्ड है ना, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या करता है, यहाँ से 2 कार्बन, ये जो 2 कार्बन है ना, ये इसको छीन लेता है, राइट। सो दिस 2 कार्बन विल गो एंड अटैच टू द वन ऑफ द सल्फर ग्रुप। नाउ सी, ये देखो लिपोएट एंजाइम, इसके साथ 1 सल्फर एंड H आ गया, और इसके साथ 1 सल्फर एंड 2 कार्बन आ गए। तो इसने क्या किया, जो हमारा थायमिन पायरोफॉस्फेट था उससे 2 कार्बन जो उसने लिया था उसको छीन लिया, और ये क्या बन गया, रिड्यूस फॉर्म बन गया। सी दिस इज पार्शियली रिड्यूस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ना, तो पार्शियली रिड्यूस फॉर्म हो गया। कौन सा, लिपोएट। और फिर क्या होता है, तो इस एंजाइम का नाम क्या हो गया पूरा, इस एंजाइम मतलब जो ये चीज़ कर रही है, इसका एंजाइम का नाम क्या होगा, तो डाईहाइड्रो लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो हमने भी क्या देखा, ये वाला सेक्शन देखा है सिर्फ, डाईहाइड्रो लिपोएट। अभी एसिटाइल ट्रांसफरेज देखना है। तो देखो यहाँ पे, अब ये 2 जो कार्बन है ना, ये कार्बन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए को, सॉरी कोएंजाइम ए को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कोएंजाइम ए क्या करेगा, इस एसिटाइल ग्रुप को ले लेगा। 2 कार्बन को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं ना, तो ये जो 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन को कौन छीन लेगा, अब ये कोएंजाइम ए। सो दिस कोएंजाइम ए विल गोइंग टू स्नैच दिस 2 कार्बन्स। अब ये 2 कार्बन क्या है, एसिटाइल ग्रुप है, राइट, एसिटाइल ग्रुप। तो ये एसिटाइल ग्रुप किसने ले लिया, कोएंजाइम ए ने। तो अब क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो दिस इज नाउ हमारा दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, मतलब दूसरा प्रोडक्ट निकल गया, राइट। उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट वाज, और बाई प्रोडक्ट वाज CO2, राइट, इन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल गया। अब सोचो, अगर मैं ये 2 कार्बन को इधर से निकाल दूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, S के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये रिड्यूस फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, रिड्यूस फॉर्म। तो रिड्यूस लिपोएट, राइट। तो देखो यहाँ से ये आया और ये बन गया LiPoATE, लिपोएट फॉर्म। तो रिड्यूस लिपोएट फॉर्म, तो एक सल्फर के साथ एक H, दूसरे सल्फर के साथ दूसरा H, तो ये रिड्यूस हो गया। ना इस एंजाइम का नाम क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना पड़ा है हमारा, इसका नाम होता है डाईहाइड्रो लिपोएट एसिटाइल ट्रांसफरेज, राइट। डाईहाइड्रो क्यों, 2 हाइड्रोजन है ना, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन, तो इसलिए डाईहाइड्रो है। एंड लिपोमाइड, सो लिपोइड बोला हूँ, लिपोमाइड क्यों, क्योंकि ये जो लिपोइड एंजाइम है ना, इसका नाम क्या होता है, लिपोमाइड, राइट। तो डाईहाइड्रो लिपोमाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज। एसिटाइल ट्रांसफरेज क्यों लिखा, क्योंकि हम एसिटाइल ग्रुप को ही क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो गया, जो कि सेकंड नंबर का एंजाइम है। तो सेकंड नंबर का एंजाइम का नाम होता है डाईहाइड्रो लिपोमाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। समझ आया क्या। नाउ अब आगे मूव करते हैं। अब ये लिपोइड जो है हमारा,
ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पे 2 H आ गए। अब ये 2 H जो है ना, हम इसको क्या करेंगे, छीन लेंगे वापस से, सुनो। तो FAD, और आपको पता है FAD इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ विटामिन, राइट। जैसे कल बताया था NAD इज अ टाइप ऑफ विटामिन, मैंने कहा था कमेंट करके बताओ, अभी तक कमेंट नहीं आया। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ विटामिन, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ विटामिन FAD। नाउ सो अच्छा, FAD का फुल फॉर्म लिख के मुझे बताना कमेंट में, फुल फॉर्म ऑफ FAD, ठीक है, कमेंट मारना। नाउ दिस FAD इज गोइंग टू स्टोर दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन को क्या करेगा, FAD चुरा लेगा। तो चुरा लेगा तो क्या बन गया, FADH2। नीट में याद है ना, FADH2 हमने कुछ पढ़ रहे थे, FADH2 NADH2, राइट, वही वाला है ये। तो FADH2, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म अब क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म हो गया। नाउ दिस FADH2 जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन अब दोबारा कौन छीन लेगा, NAD+। तो दिस इज NAD+, ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन वापस ले लेगा। और NAD+ से क्या बन गया, NADH+H+, ऐसे ही लिखते हैं ना नॉर्मली, है ना, नीट में ऐसे लिखते थे ना, पर यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हो NADH। सो NADH बन जाता है। एंड वी नो दिस इज आवर थर्ड प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए था। याद है मैंने अभी बताया ना कि पायरुवेट होगा, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनती है, राइट, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, उसमें से एक निकलता है CO2, एक निकलता है NADH, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस वाज द सेकंड प्रोडक्ट एंड दिस वाज द थर्ड प्रोडक्ट, राइट। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए, राइट। दिस वाज द ऑल ओवर द रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये वाला जो एंजाइम था थर्ड नंबर का, उसका नाम क्या होगा, तो इट इज ऑल्सो डाईहाइड्रोजन लिपोमाइड डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा, डिहाइड्रोजिनेस क्यों लिखा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को छीन रहे हैं। सो सी FAD इज ऑल्सो स्नैचिंग दिस हाइड्रोजन, तो डिहाइड्रोजिनेस इसको भी रिड्यूस कर रहा है। दिस FADH2 अब जो बना, तो NAD+ क्या करेगा, इसका H2 निकाल लेगा। तो हाइड्रोजन की हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, यानी कि हम हाइड्रोजन छीन रहे हैं, किसी भी कंपाउंड को हम उससे हाइड्रोजन छीन रहे हैं। तो जब भी हाइड्रोजन किसी से लेना या फिर किसी से हाइड्रोजन निकाल लेना या फिर उसको रिड्यूस कर देना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, राइट। सो द कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रो लिपोमाइड एंड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। सो दिस ऑल 3 एंजाइम्स कंबाइंडली कॉल्ड द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के ऊपर चीज़ें लिखो, राइट। या फिर उसमें 2 नंबर वाला पहले भी क्वेश्चन, जब मैं जब हमारा 2 नंबर का वो होता था ना, शॉर्ट आंसर ब्रीफ आंसर क्वेश्चन, उसमें आता था ये कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर आंसर लिखो। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 एंजाइम्स। पहला एंजाइम क्या करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा होता है डाईहाइड्रो लिपोमाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज एंड थर्ड होता है डाईहाइड्रो लिपोमाइड डिहाइड्रोजिनेस। पहला वाला एंजाइम क्या करता है, CO2 निकालता है, दूसरा वाला एंजाइम क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है को एंजाइम A पे, एंड थर्ड एंजाइम क्या करता है, H जो H है ना, H और H ये क्या करता है, छीनता है लिपोइड से। सो जो H है उसको क्या करेगा, ये छीन लेगा और क्या बनाएगा, NADH बनाता है। तो थर्ड एंजाइम इज प्रोड्यूसिंग NADH। तो हमारा पहला प्रोडक्ट, हमारा दूसरा प्रोडक्ट, हमारा तीसरा प्रोडक्ट। तो ये हो गई पूरी रिएक्शन। अब सुनो, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए रेगुलेशन, कि ये चीज़ रेगुलेशन कैसी होती है। तो ये तो आसान है, अब हमें ये वाला और ये वाला समझना है कि ये वाला भैया क्या करते हैं और ये वाला भैया क्या करते हैं। उससे पहले एक और चीज़, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये तुम्हारा पूरा रिएक्शन है और इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट ये है, राइट, इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट ये है, तो मैं कहूँ कि अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगा, ये प्रोडक्ट NADH अगर ज़्यादा बन गया तो क्या होगा, ये इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगा। कि कौन से कॉम्प्लेक्स को, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स विल बी इनहिबिटेड बाय द NADH, राइट। सो दिस NADH इज गोइंग टू इनहिबिट द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और ये क्यों इनहिबिट करता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस कर रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो NADH। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप हमारे शरीर के लिए वो खराब होती है, इसलिए दिस इज गोइंग टू इनहिबिट दिस प्रोसेस, राइट। नाउ अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं कि बता देता हूँ यहाँ पे।
सी ये रहा हमारा ये रहा हमारा लिंक रिएक्शन। इफ दिस इज लिंक रिएक्शन, अब मैं कहूँ इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज एक्टिविटी, राइट, या तो आप इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर दो। दो ही कर सकते हो ना, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो एक्टिविटी को इंक्रीज कर दो या तो एक्टिविटी को डिक्रीज कर दो, राइट। तो सपोज यहाँ पे हमारा पायरुवेट था, ये रहा हमारा पायरुवेट एंड दिस वन इज एसिटाइल कोएंजाइम में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा सबस्ट्रेट और ये हमारा प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो अगर हमारी बॉडी में एटीपी कम है, राइट, अगर हमारी बॉडी में एटीपी कम है तो हम क्या करेंगे, लिंक रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे ताकि और एसिटाइल कोएंजाइम बने और क्रेब्स साइकिल हो और एटीपी बनने लगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्टिविटी को, लिंक रिएक्शन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दूंगा। पर अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी है, पहले से ही एटीपी बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप इस लिंक रिएक्शन को चलाना चाहोगे? नहीं। तो हम इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो एक्टिविटी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ये होते हैं रेगुलेशन ऑफ द कोई भी रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन होते हैं, कोई भी जितने भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में ना, सबका कुछ ना कुछ रेगुलेशन होगा। तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है, या तो आप इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर दो या फिर इसकी डिक्रीज कर दो। तो इंक्रीज कैसे होती है, पहले डिक्रीज बता दो। सपोज ये चल रहा है, राइट, इट इज गोइंग ऑन एंड आपके पास बहुत ज़्यादा एटीपी बन गया। आपके पास क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एटीपी बन गया। अब आप इसको रोकना चाहते हो, तो रोकने के लिए क्या होता है, हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। हमारे पास क्या होता है, एंजाइम्स। तो इस एंजाइम का नाम क्या होता है। अच्छा, इसकी एक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे, पहले मुझे ये बताओ। लिंक रिएक्शन की एक्टिविटी कैसे होती है, क्योंकि हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। अगर ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम अगर ये ज़्यादा काम करेगा तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर ये कम काम करेगा तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं इसको स्टिमुलेट कर दूंगा, है ना, अगर मैं इस एंजाइम को स्टिमुलेट कर दूंगा तो लिंक रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा लिंक रिएक्शन होगा। और अगर मैं इसको इनहिबिट कर दूंगा तो लिंक रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एक्टिविटी इंक्रीज करना चाहूँ तो किसकी इंक्रीज करूँगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का। अगर मैं डिक्रीज करने के लिए बोलूँ तो किसका डिक्रीज कर रहा हूँ, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब चलो फिर से वही सिनेरियो पे आते हैं कि आपका लिंक रिएक्शन चल रहा है और बहुत ज़्यादा लिंक रिएक्शन हो गया। तो अब क्या चाहते हो, आपकी बॉडी में एटीपी का लेवल इंक्रीज हो गया, तो अब आप चाहते हो कि लिंक रिएक्शन को रोकना। तो रोको वो कैसे, देयर इज ए एंजाइम, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस। क्या नाम होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस होता है। और काइनेस का मतलब क्या होता है, काइनेस का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। तो ये क्या करेगा, इट विल ऐड फॉस्फेट ग्रुप, किस पे ऐड करेगा, इस एंजाइम पे, राइट। इट विल ऐड फॉस्फेट ग्रुप ऑन दिस एंजाइम। समझ आया आपको कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस इज एन एंजाइम, और काइनेस का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। और किस पे ऐड करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के ऊपर। तो जैसे ही इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करते हैं ना, इसकी एक्टिविटी क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। फॉस्फेट ऐड किया मतलब लोड डाल दिया किसी के ऊपर, जैसे कि अगर कोई गधा है उसके ऊपर जितना लोड डालोगे, सपोज ये गधा है हमारा, ये हमारा गधा है जो दिन भर काम करी जा रहा है। तो इस गधे के ऊपर अगर मैं फॉस्फेट डाल दूँ, अगर मैं लोड डाल दूँ, तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब ये काम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली क्या होता है, जो हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, लिंक रिएक्शन, ये लिंक रिएक्शन करता रहता है। और आपकी बॉडी में अगर एटीपी ज़्यादा हो गया तो आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर फॉस्फेट लगा दोगे। तो जैसे आप इस पर फॉस्फेट लगाते हो ना, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो अब क्या होगा, लिंक रिएक्शन की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, यानी कि लिंक रिएक्शन डिक्रीज हो गया। समझ आया क्या आपको? अगेन अब दूसरा सिनेरियो, अगर आपकी बॉडी में एटीपी कम है, राइट, अगर आपकी बॉडी में एटीपी कम है तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि लिंक रिएक्शन और बढ़े, ताकि एसिटाइल कोएंजाइम आए, ताकि क्रेब्स साइकिल हो, ताकि एटीपी आए। तो आप इस गधे के ऊपर क्या करोगे, इसके गधे के ऊपर से फॉस्फेट हटा दोगे।
यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऊपर जो फॉस्फेट लगा है वो फॉस्फेट आप निकाल दो। जैसे आप वो फॉस्फेट निकालोगे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि लिंक रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पायरुवेट। सर सबका नाम पायरुवेट क्यों है? क्योंकि पायरुवेट के काम कर रहे हैं ना, इसलिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा, फॉस्फेट हटाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? फॉस्फेटेज। ऑलवेज रिमेंबर, फॉस्फेट ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? काइनेज। अगर मैं कहूँ कि फॉस्फेट ऐड करना है तो काइनेज लिखना, अगर मैं कहूँ फॉस्फेट हटाना है तो क्या लिखोगे? यस, फॉस्फेटेज। सो देयर इज अ फॉस्फेटेज एंजाइम। आर यू गेटिंग इट? सो ये जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस फॉस्फेटेज एंजाइम, ये क्या करता है? इट विल रिमूव फॉस्फेट, राइट? इट विल रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम आवर लिटिल गधा। और गधा कौन था हमारा? ये वाला। तो इस गधे से बोझ हटा देना तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो लिंक रिएक्शन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपको रेगुलेशन समझ आया कि रेगुलेशन क्या करना है? आपको एक्टिविटी बढ़ानी है। किसकी एक्टिविटी बढ़ानी है? सिंपल समरी क्या है? अगर मैं कहूँ कि आपको एक्टिविटी बढ़ानी है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स की, तो अगर आप एक्टिविटी बढ़ा दोगे तो लिंक रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर एक्टिविटी कम कर दोगे इस एंजाइम का तो लिंक रिएक्शन कम हो जाएगा। एक्टिविटी बढ़ती कैसे है? बाय रिमूविंग द फॉस्फेट। एक्टिविटी कम कैसे होती है? बाय एडिंग अ फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि लिंक रिएक्शन रुक जाएगा। और फॉस्फेट हटा दोगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि लिंक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे याद रखो, ये गधा है, अगर इसके ऊपर फॉस्फेट लाद दिया तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, फॉस्फेट हटा दिया तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो हो गया पहला स्टेप ऑफ रेगुलेशन। अब सुनो, ये दोनों एंजाइम को कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में एटीपी है कि नहीं है ना? तो एटीपी बताएगा ना, एटीपी आके इन दोनों को बताएगा कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, राइट? तो इसको अब सुनो, अगर अब थोड़ा और दिमाग लगाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इसकी एक्टिविटी बढ़ाऊंगा, राइट, इसकी एक्टिविटी बढ़ाऊंगा तो लिंक रिएक्शन बढ़ेगी, है ना? तो अगर मैं इसको स्टिमुलेट करूंगा, जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस फॉस्फेटेज को जब स्टिमुलेट करूंगा तब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, तब लिंक रिएक्शन बढ़ेगा। पर अगर मैं इसको स्टिमुलेट कर दूंगा तो ये इसको इनहिबिट कर देगा, यानी कि लिंक रिएक्शन रुक जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी कि ध्यान से देखो, आपका ये जो पायरुवेट है, ये मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो मैं ये क्या क्या पढ़ रहा है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से हो जाएगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है? इसको स्टिमुलेट करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस फॉस्फेटेज एंजाइम। दिस विल स्टिमुलेट इट। और इसको इनहिबिट कौन करेगा? इसको इनहिबिट करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस काइनेज एंजाइम। दिस विल इनहिबिट इट। सो इनहिबिशन किससे हो रहा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजन काइनेज से। स्टिमुलेशन कैसे हो रहा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस फॉस्फेटेज से। अब सुनो, अगर मैं इसको अगेन एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर मैं इसको स्टिमुलेट करूंगा तो क्या होगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस फॉस्फेटेज को स्टिमुलेट करूंगा तो क्या होगा? ये इसको स्टिमुलेट कर देगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? लिंक रिएक्शन इंक्रीज, लिंक रिएक्शन लिख दो, है ना? राइट। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए क्या चाहिए? अब आप दिमाग लगाओ कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, इसको आप कैसे स्टिमुलेट कर सकते हो, राइट? इसको कैसे स्टिमुलेट कर सकते हो? अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा, फिर लिंक रिएक्शन बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी बॉडी में जब एटीपी की नीड होगी, व्हेन यू नीडेड द एटीपी, जब आपकी बॉडी में क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, राइट? तो आप क्या चाहोगे? लिंक रिएक्शन बढ़ जाए। तो आप क्या चाहोगे? लिंक रिएक्शन बढ़ जाए। तो आप इसको स्टिमुलेट करोगे, राइट? इसको स्टिमुलेट करोगे और इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए ना वो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी में क्या कम है, क्या बोलते हैं उसको, एटीपी कम है, यानी कि एडीपी ज़्यादा होगा। तो एडीपी कैन स्टिमुलेट दिस, राइट? अगेन कैल्शियम कैन स्टिमुलेट दिस। ओके, अगेन इंसुलिन कैन स्टिमुलेट दिस। क्यों इंसुलिन? क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। तो इफ देयर इज ए इंसुलिन
इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा, जो कि स्टिमुलेट कर देगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को। अब इसकी वजह से क्या होगा, लिंक रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो लिंक रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी तो एटीपी ज़्यादा सिंथेसाइज होगा, राइट। इसमें यही 3 लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अब आते हैं इसके ऊपर। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेस को स्टिमुलेट कर दोगे तो क्या होगा, ये इसको इनहिबिट कर देगा। अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, लिंक रिएक्शन रुक जाएगी, तो एटीपी सिंथेसाइज नहीं होगा। तो आप कब एटीपी सिंथेसाइज नहीं करना चाहते, जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी एटीपी बहुत ज़्यादा है। जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी एटीपी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या लिखोगे, इफ़ मोर एटीपी। अगर ज़्यादा एटीपी होगा तो ये क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, राइट। ज़्यादा एटीपी होगा तो क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। पर यहाँ पे कैल्शियम क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था इसको, तो कैल्शियम इसको क्या करेगा, कैल्शियम इसको इनहिबिट करेगा, राइट। अच्छा, फिर तुम सोचोगे कि सर ये कैल्शियम क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो जब भी मसल्स में कैल्शियम रिलीज होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमें ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब हमें ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कैल्शियम क्या करता है, इसको भी स्टिमुलेट करता है, ताकि ये पायरुवेट को स्टिमुलेट कर दे, ताकि लिंक रिएक्शन बढ़ जाए, ताकि एटीपी और प्रोड्यूस हो। तो जब भी कैल्शियम रिलीज होता है ना हमारी बॉडी में, वो क्या करता है, लिंक रिएक्शन को बढ़ा देता है बाय दिस पाथवे, ताकि हमारी बॉडी में एटीपी की सिंथेसिस ज़्यादा हो। तो अगेन अगर कैल्शियम हमारी एटीपी को सिंथेसिस को बढ़ाता है तो इसको तो डेफिनेटली इनहिबिट कर रहा होगा, राइट। तो ये इसको इनहिबिट कर देता है। तो कैल्शियम इज गोइंग टू इनहिबिट दिस। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम इसको इनहिबिट कर देगा तो ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, यानी कि लिंक रिएक्शन नहीं रुकेगी। समझ आ रहा है क्या? नाउ अब सुनो, एडीपी जो हमारा है, राइट, ये जो रहा एडीपी इसको क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, तो इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सिमिलरली तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडीपी, तो एडीपी इसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। नाउ दूसरा एक और है पायरुवेट एक और है, बच गया पायरुवेट। अब सुनो, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा पायरुवेट है, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि आपका पायरुवेट कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में। तो उसको इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा लिंक रिएक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। और लिंक रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का एक्टिविटी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको इनहिबिट कर देंगे। तो जब हम काइनेज को इनहिबिट कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। तो जो ये पायरुवेट है, दिस पायरुवेट ऑल्सो इनहिबिट्स दिस। अब सोचो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोएंजाइम है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट आपकी बॉडी में, यानी कि अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आता है, आफ्टर लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनती है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम है तो क्या आप लिंक रिएक्शन कराना चाहोगे? नहीं, आप तो बोलोगे लिंक रिएक्शन नहीं कराना। तो आप क्या करोगे, इसको स्टिमुलेट कर दोगे। आप जैसे ही इसको स्टिमुलेट करोगे तो क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा, काइनेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगी। काइनेज एंजाइम ऐड कर देगा फॉस्फेट किसके ऊपर, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। और जैसे इसको फॉस्फेट ऐड करते हैं, इसकी एक्टिविटी तो कम हो जाती है, तो अगेन लिंक रिएक्शन कम हो जाता है। अब मैं आपको फंडा बताता हूँ। ये जो इतनी कहानी लिखी है, पढ़ी है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, क्योंकि रेगुलेशन समझ नहीं आती। अब तुम्हें सोचना क्या है, सिंपल से सोचना है। अच्छा, तुम्हें सोचना कैसे है, तुम्हें पहले लिंक रिएक्शन याद रखना है कि लिंक रिएक्शन होता कैसे है। हमें पायरुवेट लिया, पायरुवेट से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में बना, ठीक है। पायरुवेट लिया, पायरुवेट से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में बना। और बीच में जो हमारा एंजाइम है उसका नाम क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। तो अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं तो रेगुलेशन कैसे होगा, दो एंजाइम की वजह से, एक जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, दूसरी जो उसकी एक्टिविटी को कम करेगा। तो जब आपको एक्टिविटी बढ़ानी होगी तो आप उसको स्टिमुलेट कर देना जो एक्टिविटी बढ़ाता हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक्टिविटी लिंक रिएक्शन की बढ़ानी है तो आप इसकी एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, राइट। आपको लिंक रिएक्शन कराना है, आपको लिंक रिएक्शन क्या करना है, एक मिनट, आपको लिंक रिएक्शन क्या कराना है, इंक्रीज करना है। तो आप पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे, बाय स्टिमुलेटिंग दिस एंजाइम। इसका नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेज। अब इसको कैसे बढ़ा सकते हो, ये रीजंस रहे। अगर आपकी बॉडी में एटीपी नहीं है, एडीपी ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, इंसुलिन ज़्यादा है, तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा, इसकी रिएक्शन बढ़ जाएगी। अगेन
दिक्कत कहाँ होती है लोगों को समझने में कि ये वाली चीज़ समझ नहीं आती कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेस की एक्टिविटी इंक्रीज करने से ये वाला डिक्रीज हो जाता है। ये वाला क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तभी लिंक रिएक्शन डिक्रीज होता है। और डिक्रीज हम कैसे करते हैं, अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एटीपी है, बहुत ज़्यादा एटीपी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो आप एटीपी क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा, राइट। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में है, तो ये क्या करेगा, फिर इसको स्टिमुलेट कर देगा, फिर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपको सोचना क्या है कि जब भी आपको एटीपी कम पड़ रहा है, जब भी आपको एटीपी कम पड़ रहा है, आप लिंक रिएक्शन बढ़ा दोगे। कैसे बढ़ाओगे, बाय स्टिमुलेटिंग फॉस्फोडिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेज एंजाइम। पर आपकी बॉडी में जब भी लिंक एटीपी कम है, जब भी आपकी बॉडी में एटीपी कम है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, यस, आप फॉस्फोडिहाइड्रोजनेस काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये वाला एंजाइम इसको इनिबिट कर देता है ताकि ये वाली रिएक्शन रुक जाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एटीपी है। समझ आया क्या, यही लॉजिक लगाना है इसके अंदर कि अगर एटीपी ज़्यादा है तो लिंक रिएक्शन रोक दो, अगर एटीपी कम है तो लिंक रिएक्शन इंक्रीज कर दो। अच्छा, ये जो मैंने ये कार्टून्स बनाया ना, ये वाले ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। ये जो मैंने अभी लिखा ना इधर, ये नॉर्मली यहाँ पे लिखा पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा पड़ा है। इसमें क्या लिखा है मैंने, देखो, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज एंजाइम। काइनेज क्या करता है, इट विल ऐड फॉस्फेट एंड मेक इट इनहिबिट और इनहिबिट इट, राइट। तो अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूं तो ये इसको इनहिबिट कर देगा, राइट। तो ये देखो, ये जो भी प्लस लिखा है ना, प्लस का मतलब एक्टिवेट करना। किसको एक्टिवेट करना है, इसको एक्टिवेट करना। अगर इसको एक्टिवेट किया तो ये इनहिबिट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो नेगेटिव लिखा है ऐसे, नेगेटिव का मतलब इसको इनहिबिट करना। अगर इसको इनहिबिट किया तो इसको ये एक्टिवेट कर देगा। उल्टा होता है ना कि एक को इनहिबिट करो तो दूसरा एक्टिव हो जाता है। सिमिलरली ये वाला फॉस्फेटेज एंजाइम, फॉस्फेटेज का मैंने बोला ना 3 होता है, यहाँ पे एडीपी लिखना भूल गया हूँ मैं, एडीपी भी लिख लेना, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। तो ये एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, इट विल रिमूव फॉस्फोरस फ्रॉम द पीडी कॉम्प्लेक्स, यानी कि फॉस्फोडिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, एंड इट मेक इट मोर एक्टिव, देयरफॉर अपोजिट एक्शन देन द काइनेस। यानी कि जो ये वाला भैया है, काइनेस भैया, और ये वाला फॉस्फेटेज भैया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करके क्या करते हैं, लिंक रिएक्शन को कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलो, इतना हो गया। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये टीपीपी क्या होता है, विटामिन B1। तो टीपीपी इज थायमिन पायरोफॉस्फेट विच इज़ विटामिन B1। और जब हम विटामिन पढ़ेंगे ना, तो उसमें वैसे तो बहुत बड़ा विटामिन A1 के बारे में बहुत लिखना है, ठीक है। A1 बोल रहा हूँ, विटामिन B1, बार बार A1 याद आ रहा है, विटामिन ए होता है, सिर्फ A1 नहीं होता। तो विटामिन B1 जब हम पढ़ेंगे, थायमिन, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, बेरी होता है। क्या है, बेरी डिजीज, राइट। इसके क्लिनिकल फीचर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब हाथ में झिंझिनाहट आना, ऐसे ट्रेमर्स वगैरह होना। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी में, न्यूरोपैथी मतलब न्यूरॉन्स की वजह से मोशंस, जो हमारा मोटर मूवमेंट्स है वो रुक जाना या फिर प्रॉब्लम आना। तो ये पूरा हम किस में पढ़ेंगे, विटामिन में पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा था मैंने अपने रिवीजन के लिए, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। जब हम विटामिन पढ़ेंगे वहाँ पे ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अभी तुम्हें याद क्या रखना है, 2-3 बातें, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 डिफरेंट एंजाइम्स है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स 3 इंपॉर्टेंट काम करता है, डिकार्बोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन, है ना, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना, एंड दिस NAD फॉर्मेशन। और इसके रेगुलेशन के लिए 2 एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एक काइनेस, एक फॉस्फेटेज। काइनेस एक्टिविटी डिक्रीज करेगा बाय फॉस्फोराइलेशन, एंड फॉस्फेटेज इंक्रीज करेगा एक्टिविटी बाय डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इतना याद करना है। काइनेस इनहिबिट करता है इस एंजाइम को, काइनेस विल इनहिबिट दिस एंजाइम बाय फॉस्फोराइलेशन, एंड फॉस्फेटेज विल इंक्रीज और स्टिमुलेट्स दिस एंजाइम बाय डीफॉस्फोराइलेशन। इतना ही है, ये देख लेना, ठीक है। चलो, बाय बाय।